हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, अपना जो तिब्बत वाला जो केस स्टडी है उसको समझेंगे। इसमें हम समझेंगे कि तिब्बत की वजह से कैसे इंडिया और चाइना के बीच की रिलेशनशिप में एक तरीके से क्या हुआ, प्रॉब्लम्स आई, इश्यूज आए, उसको समझेंगे। और तिब्बत किस तरीके से चाइना ने तिब्बत को क्या करा, अनेक्स करा। चाइना में एक तरीके से क्या करा उसने, चाइना ने तिब्बत को इंटीग्रेट करा अपनी पूरी बाउंड्रीज में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है तिब्बत के बारे में जो हमें समझने चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे। So let's start. The plateau of Central Asia region called Tibet is one of the major issues that historically caused the tensions between India and China. तो क्या बोला जा रहा है, तिब्बत क्या है, बेसिकली प्लेट्यू एक। ठीक है, अगर आप सर्च करोगे कि लार्जेस्ट प्लेट्यू, हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है पूरी दुनिया में, तो आप देखोगे कि तिब्बत प्लेट्यू जो है वो दुनिया का हाईएस्ट प्लेट्यू भी है और साथ ही साथ लार्जेस्ट प्लेट्यू रीजन भी है। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है, ये सेंट्रल एशिया का जो रीजन है वहाँ पर ये लाई करता है। और ये क्या रहा है, जो प्लेट्यू ये रहा है, पूरा जो तिब्बत का रीजन है, जो कि पूरा का पूरा एक प्लेट्यू रीजन है, उसकी वजह से क्या हुआ है, मेजर इशू ये रहा है इंडिया और चाइना के बीच में। तो हो क्या रहा था, फ्रॉम टाइम टू टाइम इन हिस्ट्री चाइना हैड क्लेम्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर तिब्बत एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम तिब्बत वॉज इंडिपेंडेंट टू। क्या बोला जा रहा है, चाइना और तिब्बत की रिलेशनशिप के बारे में बताया जा रहा है कि समय समय पर चाइना में जो डायनेस्टीज़ थी, या चाइना में जो भी जिसकी भी सरकार थी, जिसमें जो भी चाइना में पावर में था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल स्टैब्लिश करना चाह रहा था किस पर, तिब्बत रीजन पर। ठीक है, वो बार बार कंट्रोल करते थे, बार बार ये कहते थे कि तिब्बत क्या है, चाइना का पार्ट है, और बार बार उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। लेकिन समय समय पर बार बार क्या कर रहा था, तिब्बत में जो लोग थे, जो वहाँ पर तिब्बत में जो डायनेस्टी थी, वहाँ पर जो पावर में था, वो उस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे थे। और वो बोल रहे थे कि नहीं भाई, तिब्बत इज़ नॉट पार्ट ऑफ चाइना, एंड तिब्बत क्या है, एक इंडिपेंडेंट नेशन है। तिब्बत क्या है, एक इंडिपेंडेंट नेशन है। इस तरीके से काफ़ी लंबे टाइम तक ये स्ट्रगल्स चलती रही। होता क्या है, कुछ समय के बाद 1950 में चाइना टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ तिब्बत। 1950 में क्या होता है, चाइना तिब्बत पर कंट्रोल कर लेता है, पूरे चाइना को, मतलब पूरा का पूरा जो तिब्बत है उसको चाइना में एक तरीके से इंटीग्रेट कर देता है। तो आखिरकार ये चीज़ें हुई कैसे, राइट, सवाल आया होगा कि चीज़ें कैसे हुई। तो चाइना क्या करता है कि जो बहुत सारे चाइना बेसिकली अपनी जो मिलिट्री है वो तिब्बत में भेजता है। तो मिलिट्री से लड़ाई होती है, तो वहाँ पर जो चाइनीज़ मिलिट्री है वो जीत जाती है वहाँ पर। और फिर फाइनली तिब्बत के साथ चाइना की तरफ से एक एग्रीमेंट किया जाता है, 17 पॉइंट एग्रीमेंट किया जाता है। ठीक है, ये आपकी बुक में नहीं है, बट मैं जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। 17 पॉइंट एग्रीमेंट में क्या बोला जाता है कि देखो, तिब्बत क्या होगा, तिब्बत आज से चाइना का पार्ट होगा। बदले में चाइना क्या करेगा, बदले में चाइना तिब्बत को एक ऑटोनॉमी देगा, तिब्बत को ऑटोनॉमस रीजन बना करके रखेगा। तिब्बत के लोगों का जो कल्चर है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, और तिब्बत में अपनी खुद की सरकार होगी, काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी होगी। इतनी ऑटोनॉमी हम किसी भी चाइना के दूसरे रीजन को नहीं देंगे जितना कि तिब्बत को देंगे। ये सारी चीज़ें हुई। तो तिब्बत यहाँ पर क्या हो जाता है, इस एग्रीमेंट के बाद फाइनली तिब्बत एक तरीके से चाइना का पार्ट बन जाता है, एंड ऑन द कंडीशन कि उसको क्या मिलेगी, ऑटोनॉमी मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि लार्ज सेक्शंस ऑफ तिब्बतन पॉपुलेशन अपोज्ड दिस टेक ओवर। बहुत सारे जो सेक्शन है तिब्बतन पॉपुलेशन के, वो इस टेक ओवर को अपोज करते हैं। क्यों अपोज करते हैं, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा फोर्सफुल तरीके से हुआ था, काफ़ी ज़्यादा फोर्सफुल तरीके से हुआ। भले ही 17 पॉइंट एग्रीमेंट कर दिया गया हो, भले ही बोल दिया गया हो कि ठीक है ऑटोनॉमी वगैरह आपको हम दे देंगे, लेकिन था तो अल्टीमेटली फोर्सफुल ना। मिलिट्री भेज करके ज़बरदस्ती क्या करवाया गया था, ज़बरदस्ती एक तरीके से एग्रीमेंट वो साइन करवाया गया था, फोर्सफुल तरीके से वो एग्रीमेंट साइन करवाया गया था वहाँ के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। इसीलिए तिब्बत के लोग, क्योंकि स्टार्टिंग से वो लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोग क्या है, हम लोग तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ को अपोज करा। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, हम अपनी ऑटोनॉमी आपके हाथ में नहीं देंगे, एंड हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे। इस तरीके से क्या हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें हुई। लेकिन बार बार क्या होता है, बार बार अगर लोग आवाज़ उठा रहे थे तो चाइना क्या कर रहा था, अपनी मिलिट्री से लोगों की आवाज़ को दबा दे रहा था। ठीक है, इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने भी परसुएड करने की कोशिश करी चाइना को कि वो तिब्बत का जो क्लेम है इंडिपेंडेंस का उसको रिकॉग्नाइज करे। बट जब तिब्बत के लोगों की ही बात नहीं सुन रहा है चाइना, तो इंडिया की बात कैसे सुनेगा। चाइना ने किसी की बात नहीं सुनी। फिर उसके बाद क्या होता है, इंडिया का अप्रोच क्या रहता है, देखो इंडिया क्या करता है, इंडिया चाइना के साथ फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करने की कोशिश कर ही रहा था स्टार्टिंग से। तो इंडिया क्या करता है, चाइना के साथ पंचशील एग्रीमेंट साइन करता है 1954 में, जिसमें बोला जाता है कि इंडिया चाइना
पीसफुल तरीके से कोएग्जिस्ट करेंगे। इन दोनों के बीच में अगर कोई लड़ाई होगी तो शांतिपूर्वक तरीके से हम सॉल्व करेंगे। एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की कंट्री के मैटर्स में, इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें थी जो पंचशील एग्रीमेंट में दोनों कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट करी थी। और इसी में एक चीज़ और एक्सेप्ट करी इंडिया ने, इंडिया कंसीडर्ड चाइनाज क्लेम ओवर तिब्बत। क्योंकि यहाँ पर हम कह रहे थे पंचशील एग्रीमेंट में कि हम चाइना की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, तो चाइना ने क्योंकि इंटीग्रेट कर लिया था, एनेक्स कर लिया था तिब्बत को, तो इसकी वजह से इंडिया को फिर पंचशील एग्रीमेंट में ये बोलना पड़ा, एक तरीके से इंडिया ने इस चीज़ को एग्री कर दिया कि ठीक है, क्योंकि हम चाइना की बाउंड्री को रिस्पेक्ट करेंगे तो तिब्बत क्योंकि अब चाइना की बाउंड्री का पार्ट माना जा रहा है तो हम इस चीज़ को भी रिस्पेक्ट करेंगे। और इंडिया ने एक तरीके से चाइना का जो क्लेम था तिब्बत के ऊपर वो यहाँ पर मान लिया। कब माना? पंचशील एग्रीमेंट के टाइम पर माना। पहले इंडिया बोल रहा था कि तिब्बत के क्लेम ऑफ इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करो, इस तरीके से बात कर रहा था। बट फिर उसके बाद जब चाइना नहीं माना तो हम तो अब चाइना के साथ अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश में थे, तो फिर फाइनली 1954 में इस तरीके से हमने बोला कि ठीक है, इंडिया मान लेता है कि चाइना का क्लेम है एक तरीके से तिब्बत के ऊपर, एंड इट इज़ ऑफिशियली क्या हो जाएगा, वो चाइना का पार्ट ट्रीट किया जाएगा, चाइना का एक तरीके से चाइना की बाउंड्रीज में माना जाएगा तिब्बत को। होता क्या है फिर? Tibetan spiritual leader Dalai Lama accompanied the Chinese premier Zhou Enlai during the official Chinese visit to India in 1956. 1956 में चाइना के जो प्रीमियर थे जो एनलाई वो विजिट करते हैं इंडिया में, और साथ ही साथ में उस समय जो तिब्बतन लीडर थे दलाई लामा वो भी उनके साथ आते हैं, इंडिया में आते हैं 1956 में। वो जब भारत में आते हैं तो वो नेहरू को इन्फॉर्म करते हैं कि तिब्बत में सिचुएशन ठीक नहीं है, तिब्बत में सिचुएशन क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। ठीक है, क्या बोला उन्होंने? बट चाइना हैड ऑलरेडी अश्योर्ड दैट इंडिया दैट तिब्बत विल बी गिवन अ ग्रेटर ऑटोनॉमी दैट एंजॉयड बाय एनी अदर रीजन ऑफ इंडिया। तो क्या हो रहा था यहाँ पर? क्योंकि चाइना ने तो ऑलरेडी बोल दिया था इंडिया को पंचशील एग्रीमेंट में कि क्या था कि इंडिया क्या करेगा, मतलब चाइना क्या करेगा, चाइना एक तरीके से तिब्बत को ग्रेटर ऑटोनॉमी देगा। और इंडिया भी इस चीज़ से संतुष्ट था कि ठीक है भाई, अगर लोग वहाँ के लोगों को ऑटोनॉमी दी जा रही है एंड लोग इस बात से ठीक है, लोग इस बात को एग्री कर रहे हैं, तो फिर ठीक है, चलने दिया जाए जैसे चला रहे हैं लोग, राइट। लेकिन क्या होता है 1958 में देयर वाज एन आर्म्ड अपराइजिंग इन तिब्बत अगेंस्ट चाइनाज ऑक्यूपेशन। 1958 में एक आर्म्ड अपराइजिंग हो जाती है, वहाँ पर विद्रोह हो जाता है चाइना के खिलाफ। तिब्बत में जो तिब्बत के लोग होते हैं वो एक तरीके से चाइनीज़ फोर्सेस को रेजिस्ट करते हैं, बट चाइनीज़ फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नज़र आती है एंड वो क्या कर देती है, वो इस पूरे के पूरे जो रिबेलियन था एक तरीके से उसको सप्रेस कर देती है। ओके, फिर उसके बाद सेंसिंग दैट सिचुएशन हैड बिकम वर्स इन 1959 दलाई लामा क्रॉस्ड ओवर द इंडियन बॉर्डर एंड सॉट अजाइलम विच वाज ग्रांटेड। तो 1959 में जैसा हमने पहले भी अंडरस्टैंड करा है कि जब उनको लग रहा था, दलाई लामा को लग रहा था कि सिचुएशन बिगड़ती जा रही है यहाँ पर, ठीक है, हो सकता है कि चाइना की जो आर्मी है वो दलाई लामा को भी कैप्चर कर ले, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो इन सब चीज़ों के चलते हुए वो क्या करते हैं, दलाई लामा तिब्बत से इंडिया की तरफ आते हैं, इंडिया की तरफ मूव करते हैं और इंडिया में अजाइलम एक तरीके से लेते हैं और इंडिया की सरकार उनको अजाइलम दे देती है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है, द चाइनीज़ गवर्नमेंट स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस। यहाँ से सिचुएशन खराब हो जाती है इंडिया चाइना की रिलेशन, क्योंकि चाइना को लगता है कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग तो दलाई लामा को एक तरीके से पकड़ने की कोशिश में थे, एंड दलाई लामा को जब इंडिया में आते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट उनको बोलती है कि ठीक है आप इंडिया में रहिए। ठीक है, तो चाइना ने क्या बोला, चाइना ने ये बोला कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया एंटी चाइना एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है क्योंकि इंडिया दलाई लामा को एक तरीके से अजाइलम दे रहा है। समझ में आ गया? इस तरीके से फिर इंडिया और चाइना के बीच की रिलेशनशिप यहाँ से बिगड़ जाती है। ओवर द लास्ट हाफ सेंचुरी अ नंबर ऑफ तिब्बतन्स हैव ऑल्सो सॉट रेफ्यूज इन इंडिया एंड मेनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो लगभग क्या होता है, बहुत सारे तिब्बतन्स उसके बाद उस सिचुएशन के बाद तिब्बतन्स क्या करते हैं, इंडिया में रेफ्यूज लेते हैं, इंडिया में एक तरीके से शरण लेते हैं। इन इंडिया पर्टिकुलरली इन दिल्ली देर आर मेनी लार्ज सेटलमेंट ऑफ तिब्बतन रेफ्यूजी। दिल्ली में क्या है, दिल्ली में बहुत सारे तिब्बतन रेफ्यूजी के कैंप्स आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप धर्मशाला में जाओगे हिमाचल प्रदेश में, ये यहाँ पर लार्जेस्ट रेफ्यूजी सेटलमेंट है तिब्बतन्स का इंडिया में, पूरे इंडिया में सबसे लार्जेस्ट अगर कोई रेफ्यूजी कैंप है तिब्बतन्स का, वो कहाँ है, धर्मशाला में है। ठीक है, दलाई लामा की भी अगर हम बात करें तो वो भी धर्मशाला में ही रहते हैं, अब एट प्रेजेंट धर्मशाला में ही उनका घर है, राइट। तो 1950s एंड 1960s में बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनसंघ, वो भी जो तिब्बत का जो कॉज है, तिब्बत की इंडिपेंडेंस का कॉज है, उसको सपोर्ट कर रही थी। ठीक है, वो क्या कर रही थी, वो सपोर्ट कर रही थी कि भाई देखो, चाइना ने गलत तरीके से तिब्बत को अनेक्स करा है, तिब्बत को अपनी टेरिटरी में मिलाया है, गलत तरीके से कब्जा करा है। लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे, लोग वहाँ पर रेजिस्ट कर रहे थे,
वहाँ पर क्या हो रहा था, रेबिलियन हो रहा था एक तरीके से, लेकिन चाइना ने क्या करा, सप्रेस कर दिया था पूरे रेबिलियन को। तो इसलिए हमारी यहाँ की जो पार्टीज़ थी वो चाइना की इस अप्रोच से क्या कर रही थी, एक तरीके से इस अप्रोच को क्रिटिसाइज़ कर रही थी कि चाइना जो कुछ भी कर रहा है ना, बहुत गलत कर रहा है और गलत तरीके से वहाँ के लोगों को सप्रेस कर रहा है। लोग नहीं चाहते कि वो चाइना का पार्ट बने, लोग नहीं चाहते कि चाइना एक तरीके से उनके ऊपर रूल करे, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं क्योंकि हिस्टोरिकली वो एक इंडिपेंडेंट नेशन है। और गलत तरीके से चाइना ज़बरदस्ती फोर्सफुल तरीके से क्या कर रहा है चाइना, अम, तिब्बत पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। चाइना हैज़ क्रिएटेड द तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन विच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना। ठीक है, तो चाइना ने क्या करा, तिब्बत को ऑटोनॉमस रीजन एक तरीके से बना दिया कि ठीक है, कुछ कुछ ऑटोनॉमी वहाँ के लोगों को दे दी जाएगी। तिब्बतन्स अपोज द चाइनीज क्लेम दैट तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ चाइनीज टेरिटरी। दे ऑल्सो अपोज द पॉलिसी ऑफ ब्रिंगिंग इन टू तिब्बत मोर एंड मोर चाइनीज सेटलर्स। तिब्बतन्स डिस्प्यूट द चाइनाज क्लेम दैट ऑटोनॉमी इज ग्रांटेड टू द रीजन। देखो अब यहाँ पर समझो, कहने के लिए चाइना ने क्या करा, कहने के लिए तो चाइना ने ऑटोनॉमी दे दी, लेकिन जो तिब्बतन्स है वो आज भी इस क्लेम को डिस्प्यूट करते हैं कि वहाँ पर ऑटोनॉमी मिली है उन लोगों को, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली में ऑटोनॉमी नहीं है। वहाँ पर चाइना की गवर्नमेंट का पूरा तरीके से कंट्रोल है और जो ऑटोनॉमी के नाम पर जो पावर्स मिलनी चाहिए थी वहाँ के लोगों को, वो नहीं है वहाँ पर। ठीक है। साथ ही साथ में यहाँ पर क्या बोला गया है कि स्टार्टिंग से ही वो लोग क्या कह रहे हैं, तिब्बतन्स मना कर रहे हैं कि तिब्बत ज़रूरी, तिब्बत नहीं था चाइना का पार्ट। वो लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं कि हिस्टोरिकली क्या है, तिब्बत पार्ट नहीं रहा है चाइनीज़ टेरिटरी का। और साथ ही साथ में जो जब से तिब्बत को एक्वायर करा गया है, अनेक्स किया गया है चाइना के द्वारा, तो वहाँ पर बहुत सारी चाइनीज़ सेटलर्स सेटल हो रहे हैं। ठीक है। चाइनीज़ सेटलर्स यानी कि चाइना के जो मेनलैंड चाइना है वहाँ से लोग आकर के तिब्बत में रह रहे हैं। और तिब्बत का कल्चर मेन स्ट्रीम चाइना से अलग है, क्योंकि तिब्बत में कौन लोग हैं, तिब्बत में बुद्धिस्ट लोग हैं, उनका कल्चर अलग है, वो लोग रिलीजन में विश्वास रखते हैं। एंड अगर हम मेनलैंड चाइना के बारे में बात करें तो पूरी कंट्री जो है वहाँ पर जो पार्टी है वो क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी क्या बिलीव करती है, कम्युनिस्ट पार्टी रिलीजन में विश्वास नहीं रखती। वो कहते हैं कि भाई रिलीजन क्या है, रिलीजन ओपियम है। रिलीजन को वो ओपियम मानते हैं, एक नेगेटिव चीज़ मानते हैं। ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ यहाँ पर क्या होती है कि जब कहने के लिए तो उन लोगों ने ऑटोनॉमस रीजन दे दिया चाइना की गवर्नमेंट ने, बट वहाँ पर धीरे धीरे क्या करना चालू करा, वहाँ पर सप्रेस करना चालू करा, जो तिब्बतन्स लोग थे उनके कल्चर को सप्रेस करना वहाँ पर चालू करा। एंड ऑटोनॉमी उनको रियलिटी में नहीं मिली। एंड दे थिंक दैट चाइना वॉन्ट्स टू अंडरमाइन द ट्रेडिशनल रिलीजन एंड कल्चर ऑफ तिब्बत। तो तिब्बत के लोग क्या कह रहे हैं, वह बार बार क्लेम कर रहे हैं कि जो चाइना की सरकार है, तिब्बत के जो रिलीजन है और जो तिब्बत का जो कल्चर है, हिस्टोरिकल कल्चर जो है, हिस्ट्री है जो वहाँ की, उसको दबाने की कोशिश करी जा रही है चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर बताई गई है। ओवरऑल स्ट्रैटेजी बताई गई है कि किस तरीके से जो चाइना है उसने तिब्बत को क्या करा, अनेक्स करा। उसकी वजह से इंडिया और चाइना का रिस्पॉन्स क्या रहा, इंडिया का स्टार्टिंग में क्या रिस्पॉन्स था, फिर इंडिया ने पंचशील एग्रीमेंट में बोल दिया कि ठीक है भाई, तिब्बत एक तरीके से चाइना का पार्ट है। और इंडिया बार बार ये कह रहा था कि वहाँ के लोगों को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, कि अगर कम से कम वहाँ पर अनेक्स कर दिया गया तो कम से कम लोगों को ऑटोनॉमी तो मिले। बट ये सारी चीज़ें क्या हो पाई, क्या चाइना ने, क्योंकि चाइना का तो हिस्टोरिकली क्या स्टैंड रहा है, चाइना का हिस्टोरिकली ये स्टैंड रहा है कि चाइना बोलेगा कुछ और करेगा कुछ और। ठीक है। तो चाइना ने एग्रीमेंट भले ही बोल दिया हो स्टार्टिंग में कि भाई तिब्बत को ऑटोनॉमी मिलेगी, वहाँ के कल्चर्स रिस्पेक्ट किए जाएंगे, लेकिन क्या एक्चुअली में चीज़ें वैसी हो रही है, तो ऐसी नहीं हो रही है। वहाँ के लोगों को क्या किया जा रहा था, सप्रेस किया जा रहा था। एंड वहाँ का जो कल्चर है, जो रिलीजन है, उसको एक तरीके से अंडरमाइन करने की कोशिश चाइना की गवर्नमेंट के द्वारा करी जा रही है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर समझी, दलाई लामा किस तरीके से भारत में आए, एंड ये सारे इश्यूज हम लोगों ने समझा। आई होप चीज़ें क्लियर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम क्या करेंगे, इंडिया और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।